हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 27वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 26 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। इधर दूसरी तरफ रूबल सुबह 7 बजे जाकर उठी। उसने उठने के बाद देखा वहां अदिति नहीं थी। हालांकि इस दौरान डॉक्टर रुद्र के रूम में अब तक नहीं आया था और ना ही नयनतारा और माया दादी माँ के साथ हॉस्पिटल पहुंची थी। लेकिन रूबल सुबह उठने के बाद सुजान के साथ इधर उधर अदिति को देखने के लिए गई। वहां दीनदयाल भी नहीं था, ना ही उनकी कार। ऐसे में उसे समझ नहीं आया कि आखिर वो इतनी सुबह कहाँ गई। इधर दूसरी तरफ रूबल सुबह 7 बजे जाकर उठी। उसने उठने के बाद देखा वहां अदिति नहीं थी। हालांकि इस दौरान डॉक्टर रुद्र के रूम में अब तक नहीं आया था और ना ही नयनतारा और माया दादी माँ के साथ हॉस्पिटल पहुंची थी। लेकिन रूबल सुबह उठने के बाद सुजान के साथ इधर उधर अदिति को देखने के लिए गई। वहां दीनदयाल भी नहीं था, ना ही उनकी कार। ऐसे में उसे समझ नहीं आया कि आखिर वो इतनी सुबह कहाँ गई। हालांकि रूबल को लगा हो सकता है डॉक्टर ने उन्हें दवाई लाने के लिए बोला हो, जिसके बाद अदिति और दीनदयाल दोनों ही बाजार गए हो। यही वजह थी कि चाय पीकर वो उनका इंतजार करने लगी। इस दौरान उसने अदिति को कॉल भी लगाया था, लेकिन उसका फोन उस वक्त स्विच ऑफ बता रहा था। इस दौरान सुबह के वक्त जब वो उठी तो जो नोट अदिति रूबल के हाथ में दबाकर गई थी वो उसके उठने से पहले ही, जब वो नींद में थी, तब नीचे गिर गया था। ऐसे में उसे पता भी नहीं चला कि वो रुद्र को लेकर मनाली की तरफ निकल पड़ी है। कुछ ही देर में माया, नयनतारा और उसके बाद दादी माँ भी वहां पहुंच गई और उनके साथ डॉक्टर भी रुद्र के उस रूम की तरफ बढ़ा। कैसी हो रूबल, भाभी किधर है? माया ने मुंह बनाकर पूछा। वो चाहती थी कि वो उस पर एक दो टोंट कसे। वो मैं तो ठीक हूँ, लेकिन छोटी मालकिन का पता नहीं, जब से उठी है वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। अच्छा, रूबल सोचते हुए बोली। तभी उसने देखा डॉक्टर उनकी तरफ ही आ रहा था। उसके चेहरे पर भी एक अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट थी, क्योंकि उसे लग रहा था आज अगर उसने अपना काम कर दिया तो उसे 10 लाख रुपए इन एडवांस नयनतारा की तरफ से मिलेंगे। वो यही सब सोचता हुआ उनकी तरफ आया और उसके बाद उसने माया से पूछा, मिसेस राठौड़ किधर है? ये कुछ फाइल्स है जिस पर आप में से कोई एक साइन कर दे, उसके बाद हम आगे की प्रोसेस शुरू करेंगे। ओह ओके, शाइन तो मैं कर देती हूँ, लाइए इधर दीजिए। माया ने मुस्कुराकर फाइल ली। अच्छा, पर आपने बताया नहीं मिसेज राठौड़ किधर है? डॉक्टर ने पूछा। उसका तो पता नहीं, लेकिन डॉक्टर आप प्रोसेस शुरू कीजिए, आ ही जाएगी तब तक, नयनतारा ने कहा। अच्छा ठीक है, चलिए मैं मिस्टर राठौड़ का चेकअप कर लेता हूँ, 2-3 घंटे में डॉक्टर भी आ ही जाएंगे, उसने इतना कहा और उसके बाद वो रुद्र के रूम को खोलता है। वहां उसे रश्मि नजर नहीं आई। ये सब देखकर अचानक ही वो शॉक्ड हो गया। रश्मि, वो बड़बड़ाकर बेड की तरफ गया। उसने देखा चादर ओढ़े वहां कोई लेटा हुआ है, मगर चादर किस पर है ये डॉक्टर को पता नहीं चला। आखिरकार उसने जैसे ही चादर को दूर किया, उसके सामने रश्मि थी जो बिस्तर पर लेटी थी। रश्मि, वो क्रोधित होकर बोला। तभी चौंक कर रश्मि ने अपनी आंखें खोली, मगर फिर से उसकी आंखें बंद होने लगी। उस पर बेहोशी छाई हुई थी। डेमिट, रुद्र कहाँ है? मिसेज राठौड़ कहाँ है? उसने गुस्से में कहा। ये शब्द देखकर माया और नयनतारा भी रूम में आ गई, उसके बाद दादी माँ भी। इसी दौरान रूबल की नजर उस नोट पर पड़ी जहां वो बर्थ की साइड में पड़ा था। उसने उसे उठाया। ये मिसेज राठौड़ कहाँ पर है? मुझे लगता है उन्होंने ही कुछ गड़बड़ की है, डॉक्टर ने दांतों को पीसते हुए कहा, क्योंकि उसकी नजर बेहोशी के उस स्प्रे पर पड़ी जो अक्सर वहां के लोकल बाजार में मिलता था। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर? माया ने भी गुस्से में चिल्लाकर कहा। ये देखिए, आई थिंक मिसेज राठौड़ ने ही रश्मि को बेहोश किया है और उसके बाद वो मिस्टर राठौड़ को यहाँ से लेकर चली गई। वो ऐसा क्यों करेगी? नयनतारा गुस्से में आग बबूला होकर बोली। माय डियर राठौड़ फैमिली। रूबल ने नोट का ऊपरी हिस्सा पढ़ा। तभी वो सब पीछे की तरफ मुड़े। ये क्या है रूबल? दादी माँ के चेहरे पर भी गुस्सा साफ झलक रहा था। ये छोटी मालकिन ने हम सबके लिए नोट लिखा है, तो पढ़ो फिर। मेरा मुंह क्या देख रही हो? मैं भी देखूं हमारी इस बहू ने क्या गुल खिलाए हैं। नयनतारा ने क्रोधित होकर कहा। जी मालकिन, अभी पढ़ती हूँ, उसने इतना कहा और उसके बाद वो उस नोट को पढ़ने के लिए तैयार हो गई। इधर दूसरी तरफ डॉक्टर को भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इस तरह से वो रश्मि को बेहोश कर दिया जाएगा उसने सोचा भी नहीं था। वो यही सब सोच रहा था, तभी रूबल ने उस नोट को पढ़ना शुरू किया।
माय डियर राठौड़ फैमिली, आई होप आप सब ठीक होंगे। हाँ, मैं ये भी जानती हूँ कि आपको जोर का झटका लगा है। आखिर मैं अपने प्यारे पतिदेव को अपने साथ जो लेकर आ गई हूँ। सबसे ज़्यादा बड़ा शौक अगर किसी को लगा है तो वो है आई थिंक डॉक्टर मिस्टर अरोड़ा, है ना माय स्पेशल डॉक्टर। हाँ, तो मैं उन्हें बता देना चाहती हूँ कि मेरे पति को मैं ठीक करके ही रहूँगी। मुझे ऐसे किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है जो मेरे पति को पागल साबित करने की कोशिश करे। हाँ, सॉरी, आप सबको अजीब लग रहा है ना, तो मैं बता दूँ, जहाँ तक मेरा मानना है इन्हें अपनी डॉक्टर की डिग्री को जलाकर रख कर देना चाहिए, क्योंकि ये डॉक्टर खुद अपने दिए गए स्टेटमेंट्स पर ही कायम नहीं रह सके। भला ऐसा कौन-सा डॉक्टर होता है जो सुबह ये कहे कि ये अपने पेशेंट को 10 दिन के बाद डिस्चार्ज कर देंगे और शाम होने से पहले ये कहे कि उनकी तबीयत अचानक से ही खराब हो गई है। यही नहीं, इन्होंने मुझे अपने पति से मिलने के लिए अंदर भी नहीं जाने दिया। जबकि कोई भी डॉक्टर चाहे पेशेंट कितना भी सीरियस क्यों ना हो, वो उसके फैमिली मेंबर को अंदर जाने से रोक नहीं सकता है। इसका मतलब कुछ तो झोल ज़रूर है। हालाँकि मैं ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहती जिससे आप गलत साबित हो, डॉक्टर। लेकिन मैं आपके साथ-साथ मेरी पूरी राठौड़ फैमिली को कह देना चाहती हूँ कि कृपया करके शांति बनाए रखें। रुद्र मेरे पास पूरी तरह से सुरक्षित है। वो मेरे साथ है। यही नहीं, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं किसी और डॉक्टर को दिखा लूँगी उन्हें। इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरा पीछा किया और मुझे परेशान करने की कोशिश की, तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि भूलिए मत, आई एम द ओनर ऑफ सिल्वर लाइन प्राइवेट लिमिटेड और फिलहाल मेरे पति के बीमार होने के दौरान मैं डायरेक्टर के पद पर भी हूँ। मैंने कंपनी को मेल लिख दिया है कि अगले 1 महीने के दौरान मैं कंपनी के सारे काम ऑनलाइन ही संभालूँगी और मेरे ऑर्डर्स पर काम करवाने का काम करेगी अक्षरा। ऐसे में अगर आपने किसी भी तरह का स्टेप मेरे खिलाफ लिया तो अच्छा नहीं होगा। और हाँ, मैं अपनी छोटी और बड़ी दोनों ही सासू माँ से हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ कि मुझ पर ट्रस्ट कीजिए। मेरे पति मेरे लिए आप सबसे भी ज़्यादा मायने रखते हैं। मैं इनसे प्यार करती हूँ, ऐसे में इन्हें मैं कुछ भी नहीं होने दूँगी। अगर मुझे लगा कि इन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो फिर मैं अच्छे हॉस्पिटल में इन्हें दिखा सकती हूँ। वैसे भी एक पत्नी को पूरा अधिकार होता है कि वो अपने पति का इलाज कहाँ से करवाना चाहती है। रुद्र को जल्दी ही होश आने वाला है, ये मैं जानती हूँ। उन्हें होश आते ही मैं उनका खुद का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दूंगी कि वो इस हॉस्पिटल से इलाज करवाना चाहते हैं या नहीं। इसके अलावा मैंने भी अब ये डिसीजन लिया है कि मैं अपने पति का इलाज डॉक्टर अरोड़ा से किसी भी हाल में नहीं करवाना चाहती। दैट्स ऑल। 1 महीने बाद मैं और मेरे पति रुद्र प्रताप सिंह राठौड़ फिर से दिल्ली आएंगे और देखना, वो पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। हाँ डॉक्टर अरोड़ा, मुझे आगे से आपके जैसे डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रही बात मेरी फैमिली की, तो मैं आप सबसे सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मैं बिना बताए उन्हें अपने साथ चोरी से ले आई हूँ। लेकिन मेरे ऐसे करने के पीछे की वजह भी यही थी कि मुझे खतरा महसूस हुआ कि मेरे पति को कुछ हो ना जाए। खैर, आप सब फिक्र ना करना उनकी, मैं अगले हफ्ते तक अपडेट दे दूंगी। गुड बाय, थैंक यू आप सबकी। अदिति रुद्र प्रताप सिंह राठौड़। रूबल ने जैसे ही नोट पूरा पढ़कर सुनाया, नयनतारा सहित डॉक्टर के गुस्से का कोई ठिकाना न रहा। यही वजह थी कि नयनतारा भड़क कर बोली, सासू माँ देख लिया, आपने उसको इतना बढ़ावा दिया था, अब इसका नतीजा देख लिया ना, कैसे वो मेरे बेटे रुद्र के इमोशंस और उसकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है। देखिए, मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी, आप कैसे भी करिए उसे वापस बुलाइए, नयनतारा ने क्रोधित होकर कहा। हाँ दादी माँ, ये क्या बचपना है। ब्रो की तबीयत कल अचानक से ही खराब हो गई थी। वो उनकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रही है। मैं बोल रही हूँ, मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। उसने पहले भी ब्रो के इमोशंस के साथ खिलवाड़ करा था और आज फिर से। माया ने भी अपने दांत पीसते हुए कहा, ये दोनों सही बोल रही है। आपको एक बार इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर मिस्टर राठौड़ को वक्त पर इलाज नहीं मिला तो उनके लिए दिक्कत बढ़ जाएगी। डॉक्टर ने भी उनके सुर में ही बात की, लेकिन दादी माँ ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। इस दौरान वो बार-बार उस नोट के बारे में और कल अचानक से ही क्या हुआ था उसके बारे में सोचा। यही नहीं, जब कल सुबह रुद्र कोमा से बाहर आया था, रूबल ने सब बताया था कि कैसे पूरी रात जागकर अदिति ने रुद्र को बचाने के लिए पूरी कोशिश की थी, तब जाकर वो कोमा से बाहर आ पाया था। यही नहीं, जहाँ माया, नयनतारा, यहाँ तक कि वो खुद घर जाकर सो गई थी,
वहीं अदिति एक पल के लिए भी नहीं सोई थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वो लखनऊ में भी रात में ही आई थी। दादी माँ अच्छे से जानती थी कि वो पिछले 3 दिनों से एक पल के लिए भी नहीं सोई थी। यही नहीं, उन्होंने अदिति के आने के बाद ये भी नोटिस किया था कि रुद्र काफी ज्यादा खुश रहने लगा था। उसकी अगस्त्या के साथ भी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी। अदिति के कल सुबह जाने के बाद उसने रुद्र से बात की तो रुद्र काफी रिलैक्स लग रहा था। ऐसे में नोट में लिखी गई बातों से वो भी रिलेट नहीं कर रही थी। यही वजह थी कि फिलहाल उसे अदिति सही लग रही थी और डॉक्टर गलत। वो यही सब सोच रही थी कि तभी नयनतारा फिर से बोली, सासू माँ आप बोल क्यों नहीं रही है कुछ भी? आखिर उस कमीनी अदिति को कॉल करके कुछ कहती क्यों नहीं? मैं क्या कहूँ, मेरा मानना है अदिति को रुद्र की हम सबसे ज्यादा फिक्र है। जहाँ हम शाम होते ही घर जाकर सो जाते थे, फिर चाहे 4 घंटे की ही नींद क्यों ना लेते हो, लेकिन उसने एक पल के लिए भी पिछले 3 दिनों में आंखें बंद नहीं की थी। जहां रूबल और सुजान को भी नींद आ जाती थी, वहीं अदिति को जैसे ही लखनऊ में पता चला, वो दौड़ी दौड़ी दिल्ली आ गई। कल की पूरी रात उसने अपनी तरफ से उसे कोमा से निकालने के लिए क्या क्या नहीं किया था। फिर कल दिन में वो चाहती तो वो खुश होकर सो सकती थी, लेकिन वो सो नहीं सकी क्योंकि डॉक्टर ने खुद उसे कॉल करके बुला लिया था। रात को हम तो आस खो चुके थे कि डॉक्टर ही सब कुछ करेगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। मुझे उस लड़की पर भरोसा है। अगर उसे लगेगा कि रुद्र को इलाज की जरूरत है तो वो कहीं पर भी उसका इलाज करवा लेगी, ये मुझे भरोसा है। और अगर उसे लगता है कि रुद्र को इलाज से ज्यादा उसके प्यार की, उसकी केयर की जरूरत है, तो वो भी कर लेगी। अगर ये सब अदिति की वजह से हुआ है तो मेरा मानना है सब सही भी उसे ही करने देना चाहिए। हमें उन दोनों को एक साथ वक्त बिताने का मौका देना चाहिए। पर आप इस बात को समझ क्यों नहीं रही है कि इससे पेशेंट की जान को खतरा है? डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर रुद्र उसकी जान है तो मुझे नहीं लगता कि वो उसकी जान को कुछ होने देगी। मुझे मेरी बहू पर पूरा यकीन है। अगर उसे लगेगा कि रुद्र को इलाज की जरूरत है तो फिर वो खुद ही उसे किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखा लेगी। सो प्लीज, मुझे अब इसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना है। उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। वक्त उन्हें जिस तरफ लेकर जाएगा हमें भी उसी तरफ जाना चाहिए। दादी माँ के मुंह से ये बातें सुनकर नयनतारा, माया और डॉक्टर तीनों ही चुप हो गए। तो वहीं रूबल की आंखों में आंसू झलक पड़े। वो भी जानती थी कि अदिति रुद्र को लेकर कितना परेशान थी। ऐसे में उसका रुद्र को वहां से लेकर जाने के पीछे की वजह सही लगी थी। उसे खुद भी डॉक्टर पर डाउट हो रहा था। हालांकि उसे इस दौरान ये मालूम नहीं था कि नयनतारा और डॉक्टर ने मिलकर कोई साजिश की है। डॉक्टर ने उसके बाद नर्स से कहा, नर्स रश्मि को दवाई दो, वो बेहोश है। उसने आंखें दिखाते हुए कहा, जिसके बाद वो नर्स उसके रूम में चली गई। तो वहीं डॉक्टर अपने केबिन में। उनकी डील अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। तो वहीं नयनतारा और माया के गुस्से का कोई ठिकाना ना था। तुम लोग अभी चल रही हो या फिर बाद में आओगी? मुझे घर जाना है, दादी माँ ने कहा। तो रूबल बोली, अब हम यहाँ क्या करेंगे? चलिए दादी माँ, हम बाद में आएंगी, मुझे कुछ काम है। माया ने मुंह बनाकर कहा, ठीक है आ जाना, दादी माँ बोली। और उसके बाद वो बाहर निकल गई। तो वहीं माया और नयनतारा दोनों ही गुस्से में डॉक्टर के केबिन की तरफ बढ़ी। इस दौरान उनके गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। उसने झट से डॉक्टर के केबिन का दरवाजा खोला और उसके बाद बोली, आखिर मैंने क्या कहा था कि उसका अच्छे से ध्यान रखना। देखो वो कमीनी रुद्र को यहाँ से लेकर चली गई, मैं उसको अब हरगिज नहीं छोड़ूंगी। नयनतारा ने क्रोधित होकर डॉक्टर से कहा, तो मैं क्या करूं? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। वैसे भी मुझे आपसे कोई पैसे नहीं दिए थे जो आप इस तरह मुझ पर उछल रही हैं। डॉक्टर ने आंखें दिखाते हुए जवाब दिया, तुम्हें तो मैं देख लूंगी डॉक्टर, माया बोली। अपनी जबान संभाल कर बात कीजिए मुझसे। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कमजोर हूँ। मेरे साथ मिसबिहेव करने का मतलब भी समझती हो क्या आप? अगर मैंने पुलिस में शिकायत की तो फिर जमानत भी नहीं होगी। डॉक्टर ने जैसे ही गुस्से में जोर से कहा, नयनतारा माया से बोली, चलो अब यहाँ से, इसके मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। उसने इतना कहते हुए उसका हाथ पकड़कर बाहर की तरफ खींचा। वे कुछ ही देर में वहां से चलकर गाड़ी में आकर बैठ गई, लेकिन अब भी माया के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसने जोर से गाड़ी पर हैंडल पर अपना हाथ मारा। शिट शिट, एक बार फिर इस कमीनी अदिति ने हमारी चाल को नाकाम कर दिया है। मॉम, ये कर कैसे लेती है? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उसने तुरंत अपने फोन को उठाया और अदिति को कॉल लगाने लगी। ठहरो, अभी इसे कॉल करने का कोई मतलब नहीं है। अगर तुम कॉल करोगी भी तो वो
या तो तेरे कॉल को पिक नहीं करेगी, और करेगी तो तुम्हें क्या लगता है वो डर जाएगी। उसे डराने के लिए मेरे पास एक अच्छा खासा प्लान है। देखना तुम। वो कैसी दौड़ी-दौड़ी वापस आती है। नयनतारा ने जैसे ही कहा, माया के चेहरे पर स्माइल आ गई। आखिर क्या करने वाली है आप? बताती हूँ, इसने इतना कहा और उसके बाद अपने प्लान को बताया। अगले ही पल माया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने बिना देर किए गाड़ी को स्टार्ट किया और बोली, अब देखते हैं वो कैसे बचती है हमसे। माया ने गुस्से में अपने दांत को पीसते हुए कहा और उसके बाद चल पड़ी। आखिर नयनतारा का ऐसा कौन सा प्लान है जिसकी वजह से उसे लग रहा है कि अदिति तुरंत डर के वापस आ जाएगी? क्या अदिति उस प्लान को भी काउंटर कर देगी? आखिर रुद्र को फिर से होश कैसे आएगा? क्या रुद्र को मनाली जैसी जगह लाना अदिति का एक सही फैसला है? जानेंगे हम अगले भाग में। उस वक्त अचानक से ही मौसम खराब हो चुका था। तेज हवाओं के साथ हल्की बर्फबारी होने लगी थी। अभी शाम के उस वक्त 5 नहीं बजे थे, मगर अंधेरा काफी ज्यादा होने लगा था। पहाड़ बर्फ से ढक चुके थे। मौसम बाहर बेहद ठंडा था। अदिति मनाली पहुंच चुकी थी और फिलहाल उसे मनाली से सटे एक गांव की तरफ जाना था, क्योंकि वहीं पर ही साक्षी का घर था। वो इस दौरान गाड़ी को बहुत धीरे धीरे चला रही थी, क्योंकि इस दौरान उस पर थकान काफी ज्यादा हावी थी। ऊपर से बर्फ भी काफी ज्यादा गिर रही थी। उस वक्त अचानक से ही मौसम खराब हो चुका था। तेज हवाओं के साथ हल्की बर्फबारी होने लगी थी। अभी शाम के उस वक्त 5 भी नहीं बजे थे, मगर अंधेरा काफी ज्यादा होने लगा था। पहाड़ बर्फ से ढक चुके थे। मौसम बाहर बेहद ठंडा था। अदिति मनाली पहुंच चुकी थी और फिलहाल उसे मनाली से सटे एक गांव की तरफ जाना था, क्योंकि वहीं पर ही साक्षी का घर था। वो इस दौरान गाड़ी को बहुत धीरे-धीरे चला रही थी, क्योंकि इस दौरान उस पर थकान काफी ज्यादा हावी थी। ऊपर से बर्फ भी काफी ज्यादा गिर रही थी। लेकिन बावजूद इसके उसने ड्राइव करना जारी रखा था। दोपहर को इस दौरान उसने रास्ते में एक ढाबे पर हल्का खाना खाया था। रुद्र के पिछले 3 घंटों के सफर के दौरान रह रहकर आंखें खुल रही थी, लेकिन उसे पूरी तरह से होश नहीं आया था। हालांकि उसे इस तरह से होश आता देखकर अदिति के लिए एक राहत की बात थी। वो बार बार उसे जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जानती थी कि उसे काफी तेज बेहोशी की दवाई दी गई थी, जिनका नशा इतनी आसानी से उतरेगा नहीं, इसकी उसे खुद भी उम्मीद कम ही थी। वो कुछ आगे बढ़ी तो इस दौरान अदिति का खुद पर से थोड़ा कंट्रोल खोता जा रहा था। उसके हाथ पैर अब थकान की वजह से काफी ज्यादा सुन्न पड़ चुके थे। यही वजह थी कि उसने गाड़ी को एक बार फिर एक साइड में रोक लिया। गांव वहां से अब ज्यादा दूर नहीं था। वो एक पक्की लिंक रोड पर से गाड़ी चला रही थी। आसपास में दूर दूर तक ऊंचे पहाड़ थे, जो बर्फ से ढके हुए थे, और लगातार बर्फबारी की वजह से उसके लिए आगे चल पाना काफी ज्यादा मुश्किल था। अदिति, एक झटके के साथ रुद्र चौंका। क्या हुआ? आप ठीक हो ना? उसने जल्दी से कार को बंद करते हुए पूछा। इस दौरान अब भी रुद्र की आंखें ढंग से नहीं खुल रही थी। वो जिस कदर अपने हाथ से इशारा कर रहा था, उससे अदिति को लग गया था कि उसका सिर बहुत तेज दर्द कर रहा था। आप ठीक हो जाओगे, मैं हूं ना आपके साथ। उसने प्यार से रुद्र को अपनी बाहों में भरा और उसके बाद उसके माथे को चूमते हुए बोली, हम कहाँ हैं? उसने बाहर की तरफ देखने की कोशिश करते हुए पूछा। इस दौरान उसने देखा बाहर काफी ज्यादा बर्फबारी हो रही थी। उसे दूर दूर तक बर्फ से ढके पहाड़ नजर आ रहे थे, और यही वजह थी कि उसने यह सवाल किया था। आप फिक्र ना करो, मैं सब बताऊंगी। हम काफी दूर आ गए हैं। आप भी तो इस तरह के सपने देखते थे ना, कि मैं आपके साथ कहीं दूर हूँ, ऐसे ही पहाड़ों पर? उसने प्यार से उसके माथे को चूमा और वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। इस दौरान एक बार फिर उसकी आंखें बंद होने लगी। मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। मैं इन सब से बदला लूंगी जिन्होंने आपके साथ गलत करने की कोशिश की थी। बस आप ठीक हो जाओ। उसने प्यार से एक बार फिर उसके माथे को चूमा और बुदबुदाई। एक बार फिर रुद्र की आंखें बंद होने लगी। वो भी इतने लंबे सफर के दौरान काफी ज्यादा थक चुका था। यह बात अदिति जानती थी, क्योंकि उसकी भी सारी एनर्जी अब निचुड़ चुकी थी। ऐसे में उसके लिए भी अब आगे ड्राइव करना काफी ज्यादा मुश्किल था। लेकिन उसके लिए खुशी इस बात की थी कि रुद्र को रह रहकर अब होश आने लगा था। ऊपर से वो अब ज्यादा दूर भी नहीं थी। वो यही सोचते हुए अपने फोन में टाइम देखती है। उसने फोन को इस दौरान साइलेंट मोड पर कर रखा था। उसमें साक्षी के 2 मिस कॉल्स थी और साथ ही नुपुर के 4 मिस कॉल्स आए हुए थे। उसने दोपहर में उसके कॉल का एक बार जवाब दिया था, लेकिन बाद में वो उसके कॉल्स नहीं ले पाई थी। हालांकि उसने कहा था कि वो घर पर पहुंचकर जरूर उसे जवाब दे देगी। इस दौरान उसने पूरी कहानी नहीं बताई थी कि आखिरकार वहां दिल्ली में हुआ क्या था।
हालांकि ये ताज्जुब की बात थी कि अब तक ना ही नयनतारा ने अदिति को कॉल किया था और ना ही माया ने, और बाकी के घर वालों को तो दादी ने ही कॉल नहीं करने दिया था। उन्होंने सख्त हिदायत दी थी कि वो उसे कॉल ना करे। हालांकि रूबल को इस दौरान रुद्र की काफी ज्यादा चिंता सता रही थी। हे कान्हा जी, अब बस थोड़ी सी हिम्मत और भर दो मुझ में, बस थोड़ी सी हिम्मत, ताकि मैं बस घर पहुंच जाऊं। उसके बाद मैं तुरंत सो जाऊंगी इनके साथ। उसने हाथ जोड़कर हिम्मत बटोरने की कोशिश करते हुए गाड़ी को फिर से स्टार्ट किया और उसके बाद वो एक बार फिर उस गांव की तरफ चल पड़ी। कुछ ही देर में वो गांव के बाहरी इलाकों में पहुंच गई। इस दौरान वो साक्षी को मन ही मन थैंक यू बोल रही थी, क्योंकि ऐन वक्त पर उसने उसकी मदद की थी। साक्षी ने उसके मनाली पहुंचने से पहले ही अपने कजिन ब्रदर से उसके घर की चाबी देने के लिए कह दिया था, और जो खुद चलकर उसके अदिति की बुलाई गई जगह पर आया था और उसने घर की चाबी सौंपी थी। जिसके बाद उसने अदिति से अपने घर चलने के लिए बोला भी था, क्योंकि उसने देखा था अदिति काफी ज्यादा थक चुकी थी। उसने ये भी देखा था कि उस पल रुद्र उसके बगल में ही लेटा था। साक्षी ने उसके बारे में सब कुछ उसे बता दिया था, इस वजह से उसने ज्यादा कोई सवाल नहीं किया था। हालांकि उसने उसे चाय पीने का ऑफर किया था, मगर उसने उस वक्त चाय पीने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उस वक्त मौसम काफी ज्यादा खराब हो चुका था और उसे बर्फबारी भी शुरू हो चुकी थी। यही वजह थी कि वो उस गांव की तरफ बढ़ चुकी थी और अब वो कुछ ही देर में गांव के बाहरी इलाके में पहुंच गई थी। आसपास में वहां सन्नाटा पसरा पड़ा था, क्योंकि इस हल्की बर्फबारी की वजह से कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकला था। शाम होने के चलते आसपास में धुंधलापन भी छाने लगा था। इस तरह का मौसम इस गांव में पिछले कुछ दिनों से चल रही उत्तरी हवाओं की वजह से हुआ था। यहाँ इसी तरह से 3 दिनों से लगातार स्नोफॉल हो रही थी। इस वजह से सूरज भी कुछ घंटों के लिए ही निकलता था। लोग उस हल्की धूप निकलने के दौरान ही थोड़ी बहुत धूप सेंकते और उसके बाद फिर से रजाइयों में दुबक जाते। हे भगवान, यहाँ तो काफी ज्यादा ठंड है, वो बड़बड़ाई। हालांकि उसके लिए राहत की बात ये थी कि रास्ते में आते वक्त उसने अपने साथ पहले से ही कुछ कपड़े रख लिए थे और बचे खुचे कपड़े उसने मनाली के मार्केट से ही खरीद लिए थे। घर किस तरह के हाल में होगा, वहां ठंड से बचने की पूरी व्यवस्था तो होगी ना। उसने अपनी कार की विंडशील्ड पर हवा की वजह से जमी पतली बर्फ की चादर को देखते हुए कहा। वो बेहद धीमे धीमे गांव की तरफ बढ़ रही थी। वो जैसे ही गांव में इंटर करती है तो देखती है वहां छोटे और लकड़ी से बने ये घर दिखने में बेहद खूबसूरत थे, मगर उस गांव में डेवलपमेंट के नाम पर गवर्नमेंट ने कुछ खास नहीं किया था। यहाँ तक कि सभी घरों में बिजली की भी व्यवस्था नहीं थी। हालांकि उसने इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो साक्षी के घर की तरफ कार को बढ़ाती रहती है, जो गांव के आखिरी छोर पर था। उस गांव में आम हिमाचली गांवों की तरह घर काफी दूर दूर थे और बीच में पशुओं के कई बाड़े थे, जहां बकरियां बंधी हुई थी और कई भेड़ें भी उस वक्त चारा खा रही थी। अभी शाम के 5:30 ही बजे थे, मगर लोग घरों के अंदर दुबक चुके थे और जो कुछ बाहरी जरूरी काम के लिए घूम रहे थे वो काफी ठिठुर रहे थे। वो उनकी तरफ देखकर एक पल के लिए मुस्कुराती है और उसके बाद उसने अपनी कार को साक्षी के घर की तरफ मोड़ दिया। गली में वहां सन्नाटा पसरा पड़ा था। उसने कार को साक्षी के घर के ठीक आगे रोका। वो एक टीन शेड और लकड़ी की बनी हुई दीवार थी, जिसके लकड़ी के दरवाजे पर एक लोहे की तख्ती लगी हुई थी, जिस पर नाम था शुक्ला हाउस, साक्षी शुक्ला, वाइफ ऑफ मनोज शुक्ला। जिसे पढ़कर वो मुस्कुराई। हाँ, यही घर है। उसने कार को एक तरफ खड़ा करने के बाद जल्दी से कार का दरवाजा खोला और उसके बाद उसने पहली वाली चाबी से उस लकड़ी के दरवाजे के ताले को खोला। घर के अंदर कई लंबे लंबे पेड़ खड़े थे, जिनके पत्ते कड़ियाड़ में बिखरे पड़े थे। उसने दरवाजा पूरी तरह से खोल दिया था। इस दौरान उस पल तक बर्फबारी रुक चुकी थी। वो दौड़कर वापस आती है और उसने गाड़ी को एक बार फिर चलाकर घर के अंदर ले जाकर पार्क कर दिया और दौड़कर मुख्य दरवाजे को उसने बंद कर दिया। इस दौरान उस घर के सामने वाले घर के कुछ बच्चे अदिति को देख रहे थे कि ये नई मेहमान कौन है। हालांकि उन्होंने उसे कुछ पूछा नहीं। उसके बाद अपने घर के अंदर चले गए। उफ, ठंड बहुत ज्यादा है। उसने जल्दी से हाथों में दस्ताने पहने और उसके बाद जैकेट भी पहन लिया और फिर दौड़कर पहले घर के अंदर के दरवाजे को खोला। उसने गाड़ी पहले ही बंद कर दी थी। हालांकि रुद्र को वो कुछ देर अंदर ही बैठे रहना देना चाहती थी। उसने जब घर का दरवाजा खोला तो उसे पता चला घर में काफी स्पेस है। उसने लिविंग रूम में मेन डोर के पास लगे स्विच को ऑन किया तो पूरा घर रोशनी से जगमगाने लगा। उसके बाद उसने लिविंग रूम से सटे हुए ही बेड के रूम के दरवाजे को खोला। वाओ, सब कुछ परफेक्ट है। बेडरूम काफी शानदार है। बिस्तर को वहां अच्छे से सेट किया गया था। उसने उसे
झटकाया। उसके बाद एक अच्छी और मोटी कंबल और रजाई निकालकर उसने बेड के ऊपर रख दी और रूम को गर्म होने के लिए उसने रूम हीटर को ऑन कर दिया और उसके बाद जल्दी से वो बाहर की तरफ दौड़ी। उसने कार से रुद्र को उतारने के लिए उसकी साइड का दरवाजा खोला। आइए, हम अंदर चले। उसने रुद्र को जगाने की कोशिश की लेकिन अब भी बेहोशी से छाई हुई थी। आओ ना। उसने उसके एक हाथ को अपने कंधे पर रखा और उसके बाद दूसरे हाथ को कमर पर रखकर चलाने की कोशिश की, लेकिन रुद्र अपने पैर उठा नहीं पा रहा था। हिम्मत करो ना। हिम्मत करके कदम उठाओ। अदिति काफी ज्यादा थकी हुई थी। इस दौरान उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे चलाने की कोशिश की। रुद्र को इस दौरान चलने में काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके वो उसे बेडरूम के अंदर लेकर चली गई। इस दौरान रास्ते में उसके दिमाग में आइडिया आया था कि उसकी बेहोशी लेमन टी से खत्म हो सकती है। यही वजह थी कि आते वक्त उसने मनाली के मार्केट से लेमन को सब्जियां और राशन का सामान खरीद लिया था, क्योंकि साक्षी ने उसे पहले ही बता दिया था कि वहां राशन तो होगा, लेकिन अच्छी कंडीशन में हो उसकी कोई गारंटी नहीं थी। यही वजह थी कि रुद्र को सुलाने के बाद उसने जल्दी से किचन को ओपन किया। उसकी सारी ऊर्जा लगभग अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन जैसे तैसे करके उसने सारा सामान पहले किचन में रखा और उसके बाद कप और केतली धोकर उसने लेमन टी तैयार की, जिसके बाद उसने अपने लिए एक सख्त कॉफी बनाई ताकि उसमें थोड़ी बहुत एनर्जी फील हो। इधर एक तरफ जहां साक्षी के घर पहुंचने के बाद अदिति रुद्र को होश में लाने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में एक पुलिस थाने में पुलिस इंस्पेक्टर रितेश खुराना ने माया का व्हाट्सएप मैसेज पढ़ा। आपने अब तक हमारा काम नहीं किया, क्या अपडेट है? मैम, ड्यूटी से अभी छुट्टी मिली है, अभी मैं आपका ही काम करने जा रहा हूँ, आप टेंशन ना लो। उसने रिप्लाई किया और उसके बाद पहले से ही व्हाट्सएप ऐप पर भेजे गए अदिति के नंबर को उसने सेव कर लिया। लीजिए पीजिए, अब जाकर आपको होश आएगा। ऐसे नहीं, कितने परेशान हो गए हैं आप। अदिति ने चम्मच रुद्र को लेमन टी पिलाई। इस दौरान रुद्र को काफी अजीब लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे फील हो रहा था कि अदिति उसके पास है और वो दोनों कहीं ऐसी जगह है जहां शोर तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब वो दिल्ली से दूर है। उसे धीरे धीरे सब एहसास हो रहा था कि वहां केवल अदिति ही है। इस दौरान अदिति ने उसे लेमन टी पिलाने के बाद जब वो खुद कॉफी पीने लगी तभी उसका फोन बजा। उसने स्क्रीन पर कॉल का नोटिफिकेशन देखा तो उसे पता चला उसे कोई अननोन रितेश खुराना इंस्पेक्टर नाम से कॉल कर रहा है। ये सब देखकर उसे बड़ा अजीब लगा। हालांकि यह नाम देखकर वो समझ गई थी कि जरूर उन दोनों ने कोई नया पासा फेंका है। हालांकि वो पासा कौन सा है इसके बारे में उसे पता नहीं था। वो यही सब सोच रही थी कि तभी कॉल कट हो गया। वो फोन को रखने ही वाली थी कि तभी एक बार फिर से फोन बजा। इसको अब क्या जवाब दूं? रितेश का लगातार फोन आ रहा था। अदिति ये सब देखकर पहले तो झेप गई थी, लेकिन बाद में उसने उसे अच्छे से जवाब देने के बारे में सोचा। लगता है अब मुझे अदिति सिंह से अदिति रुद्र प्रताप सिंह राठौड़ बनना ही पड़ेगा। ये साले अपने आप को समझते क्या है? अदिति ने गुस्से में अपने दांतों को पीसा और क्रोधित होकर उसने फोन को पिक किया। हेलो। हेलो, कौन? अदिति सिंह। आपके खिलाफ एक कंप्लेन दर्ज हुई है कि आप मिस्टर रुद्र प्रताप सिंह राठौड़ की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। उसने सामने से अदिति को डराने की कोशिश की, लेकिन अदिति ने कोई जवाब नहीं दिया। बोलिए अदिति सिंह, आप आखिर उन्हें एम्स के इमरजेंसी वार्ड से बिना किसी की परमिशन लिए अपने साथ क्यों लेकर आ गई? उनकी कंडीशन इतनी वीक है, बावजूद इसके आपकी हिम्मत कैसे हुई? रितेश ने फिर से क्रोधित होकर कहा। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट कॉल मी अदिति सिंह, माई नेम इज अदिति रुद्र प्रताप सिंह राठौड़, अंडरस्टैंड? एंड सेकंड बात, तुम होते कौन हो बे, जिससे मैं ये परमिशन लूं कि मुझे मेरे पति को कहाँ लेकर जाना चाहिए और कहाँ नहीं? वो फूट पड़ी। ये सब सुनकर रितेश अचानक से चौंक गया। मैम, यू नो। क्या यू नो? तुम जान लो पहले कि मैं कौन हूँ। आई एम दी को ओनर ऑफ इंडियाज मोस्ट ग्रोविंग कंपनी सिल्वर लाइन प्राइवेट लिमिटेड। तुम मुझसे जबान संभाल कर बात करो। तुम्हें तुम्हारे जी आका या आकी ने ऑर्डर देकर मुझे धमकाने के बारे में बोला है ना? उन्हें जाकर ये कह दो कि अदिति रुद्र प्रताप सिंह राठौड़ का हौसला शीशे का नहीं है, जो वो तुम लोगों की कोशिश करने पर टूट जाएगा। उसने क्रोधित होकर जोर से कहा। बट दीज इज नॉट अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ एम्स। रूल? भाड़ में गए रूल्स। मिस्टर राठौड़ इज माई हैबी, और एक वाइफ होने के नाते मुझे पूरा हक है कि मैं अपने पति का किससे और कहां से इलाज करवाऊं। आई समझ। मुझे डॉक्टर अरोड़ा के इलाज में खामियां नजर आई तो मैं बिना किसी को बताए अपने पति को यहाँ लेकर आ गई। तो प्लीज मुझे रूल्स मत सिखाइए।
और अगर आपको सीखना है या मुझ पर कोई कार्रवाई करनी है तो मैं अपना लॉयर भेज रही हूँ, आप उससे ही बात करना, वो सारे रूल्स आपको अच्छे से रटा देगा। और हाँ, आगे से पर्सनल नंबर से मुझे धमकी देने की कोशिश बिल्कुल मत करना, वरना तेरी ये वर्दी उतरवाने में मैं टाइम नहीं लगाऊंगी। उसने जैसे ही क्रोधित होकर कहा, सामने से रितेश का कोई जवाब नहीं आया। शायद वो डर गया था। अगले ही पल अदिति का कॉल कट हो गया था, लेकिन अदिति का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था। यही वजह थी कि उसने उसे तुरंत कॉल लगाया, लेकिन उसने इस बार भी कॉल पिक नहीं किया। बेटा, तुम्हें मैं बताती हूँ कि मेरे पति का नाम क्या है और वो कैसे हैं। उनकी वाइफ होने के नाते मैं इतनी नॉर्मल तो नहीं हो सकती हूँ कि मुझे कोई भी धमकाए। ये धमकी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। और हाँ, वो दिन गए नयनतारा जी कि अब हम डर जाएं। मैं तुम्हें भी अब सबक सिखाकर ही रहूंगी। अदिति का चेहरा गुस्से के मारे लाल हो चुका था। यही वजह थी कि वो तुरंत रुद्र के रूम से बाहर निकली। वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। उसने फिर से रितेश को कॉल लगाया। अब की बार उसने कॉल पिक कर लिया था। हेलो मिस्टर रितेश। जी मैम, मैं समझ गया हूँ कि मामला क्या था। यू जस्ट इंजॉय योर लाइफ। नो, कॉल कट मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, तो मैंने वापस तुम्हें कॉल क्यों किया है, इसका रीजन भी जान लो। वो मैम, आप मामले को बढ़ा रही है। उसकी आवाज में अब डर साफ झलक रहा था। मैं बात बढ़ा नहीं रही हूँ, तुम्हें आगाह कर रही हूँ कि मैं कौन हूँ। अब चुपचाप ये बताओ कि ये धमकी देने के लिए तुम्हें किसने कहा। और हाँ, जो कंप्लेन तुमने लिखी है उसकी एक कॉपी मुझे भेजो। मैं कल सुबह ही तुम्हारे यहाँ अपने लॉयर को भेज रही हूँ, तुम उससे ही बात करना। उसने क्रोधित होकर कहा, रियली सॉरी मैम, मैंने ऐसी कोई कंप्लेंट नोट नहीं की थी। मुझे नयनतारा जी और माया जी ने आपके बारे में झूठ बोला कि आप उनके बेटे की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से मुझे बताया तो मैंने उनकी कंप्लेंट दर्ज करने से मना कर दिया था। वजह साफ थी कि मैं भी दूसरे पक्ष का मामला जानना चाहता था। यही वजह थी कि मैंने आपको कॉल लगाया। अब मुझे सब क्लियर हो गया है, तो प्लीज इस मामले को यहीं पर ही रफा दफा कीजिए। वो काफ़ी डरा-सहमा सा बात कर रहा था। इस दौरान वो बार-बार ये भी सोच रहा था कि अच्छा होता वो अदिति से पंगा ही ना लेता। इट्स ओके, लेकिन आगे से मुझे धमकी देने की कोशिश मत करना। और हाँ, ये बात अपनी डिपार्टमेंट में सबको बोल देना कि नयनतारा और उसकी बच्ची माया अगर किसी को कुछ बोले तो मुझसे या मेरे पति से पंगा ना ले, वरना अगर उन्हें पता चल गया तो वो कितनों की वर्दियाँ उतरवाएँगे, इसके बारे में तुम लोग सोच भी नहीं सकते। उसकी आवाज़ में रुद्र वाला गुस्सा नज़र आ रहा था। ऐसा लग रहा था रुद्र के साथ रहने का उस पर भी असर हुआ है। ओके सॉरी मैम, मैं ये बात बोल दूँगा। इवन मैं नयनतारा जी और माया जी को अच्छे से समझा दूँगा कि आप रास्ते में ना आए। रियली सॉरी। और हाँ, अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए किसी तरह की तो मुझे बताना। श्योर, लेकिन तुम फ़िक्र मत करो, क्योंकि मेरे पति को होश आ चुका है, वो अकेले ही 10 के बराबर है, इसीलिए मुझे किसी के प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं। वैसे ये खुशखबरी भी मेरी उस सौतेली सास नयनतारा को सुना देना कि मेरे पति को होश आ चुका है। ऐसे में अब उसे भी कुछ बोलने से पहले ये जान लेना कि जब उसकी सटकती है तो फिर वो क्या करते हैं। उसने फिर से गुस्से में उसको खींचते हुए कहा और उसके बाद कॉल कट कर दिया, जिसके बाद रितेश जी के जी में जी आया। उफ, ये तो लेडी गागा है यार। मैंने तो सोचा था मैं इसे धमकाकर नयनतारा से 2-4 लाख रुपए लूट लूंगा, पर ये तो उसकी भी अम्मा निकली। मैं नयनतारा को बोल दूंगा इस औरत से पंगा ना ले, वरना वो क्या करेगी इसका पता उन्हें भी नहीं चलेगा। ये सच्ची में कच्चा चबा जाएगी। वो मन ही मन बड़बड़ाया और उसके बाद उसने नयनतारा को कॉल लगाया। इसे वो गुड न्यूज़ तो दे ही देता हूँ। वैसे मुझे लगता है अगर मुझे पैसे थोड़े बहुत मिल सकते हैं तो वो इस अदिति से। ये नयनतारा तो खुद ही कंगाल पड़ी होगी। उसने कॉल करने के दौरान सोचा, तभी सामने से नयनतारा ने कॉल पिक किया। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। इन लोगों को जितने बचे लेने थे ले लिए। अब मैं एक पल के लिए भी आपको किसी को नहीं सौंप सकती। मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा, खासकर इस कमीनी नयनतारा और माया पर तो बिल्कुल भी नहीं। उसने गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए कहा और वो बेडरूम की तरफ बढ़ गई। उसने दरवाजा बंद कर दिया था। रूम हीटर की वजह से रूम तो अच्छा खासा गर्म हो चुका था, लेकिन बाहर जबरदस्त ठंड थी। एक बार फिर इस दौरान मौसम काफी ज्यादा बिगड़ चुका था। ठंडी हवाएं भी चल रही थी, जिससे अजीब-सी सूं-सूं की आवाज़ आ रही थी। अदिति ने एक पल के लिए रुद्र की तरफ देखा। लेमन टी पिला देने के बाद उसे एहसास होने लगा था कि वो अदिति के पास ही है। उसका सिरदर्द भी थोड़ा कम हुआ था। यही नहीं, रास्ते में आते वक्त नर्स ने उसे जो दवाई बताई थी वो भी उसने उसे दे दी थी, जिन्होंने अब असर दिखाना शुरू कर दिया था। इस दौरान अदिति ने नुपुर को मैसेज करके
बता दिया था कि वो रुद्र को लेकर मनाली पहुंच गई है। वो दोनों पूरी तरह से ठीक है, सो किसी भी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सब मैसेज पढ़कर नुपुर को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था, जिसके बाद उसने उन दोनों को रेस्ट करने के लिए बोल दिया था। साथ ही उसने अदिति को ये भी बताया कि अगस्त्य पूरी तरह से ठीक है, बस वो उससे बात करना चाहता था, लेकिन फ़िलहाल वो डिनर कर रहा था। इस वजह से नुपुर ने अदिति को कल सुबह से ही उससे बात करने के लिए बोला था। यही वजह थी कि वहाँ बात करने के बाद अदिति ने अपने फ़ोन को दूर रख दिया था। अब तुम भी मेरे और मेरे पति के बीच नहीं आ सकते, वो धीमे से फुसफुसाई और उसके बाद रुद्र की तरफ बढ़ी। उसने रुद्र के सिर के नीचे से अपना हाथ निकाला और उसके बाद उसके माथे पर उसने किस किया। आई लव यू। रुद्र ने अदिति के किस को फील किया। इस दौरान उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। अब धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा था कि वो उसके पास ही है। अब आप कोशिश कीजिए, मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं ना आप? अदिति ने प्यार से उसके सिर को सहलाकर पूछा, जिसके बाद रुद्र ने होले से अपनी गर्दन को हिला दिया। ये शब्द देखकर अदिति को काफी अच्छा लग रहा था कि रुद्र काफी ठीक लग रहा है। उसने प्यार से उसे गले लगा लिया और उसके बाद बोली, मैं डिनर तैयार कर लेती हूँ, तब तक आप थोड़ी देर रेस्ट करो। मैंने दवा दे दी है, इससे आपको धीरे धीरे होश आने लगेगा। उसने प्यार से रुद्र के माथे को चूमा और उसके बाद वो जाने लगी। तभी रुद्र ने अर्ध बेहोशी की हालत में ही उसके हाथ को पकड़ लिया। उसकी यह हरकत देखकर अदिति को बहुत अच्छा लगा। मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रही, बस खाना बना लूँ, बस थोड़ी देर रेस्ट कीजिए आप। उसने प्यार से रुद्र के गाल को चूमा और उसके बाद वो रूम से बाहर चली गई। इस दौरान वो धीमे से बोला, अदिति बस आ रही हूँ, आप रेस्ट करो। उसने रूम को बंद कर दिया। इस दौरान रुद्र का सिर काफी ठीक हो गया था, हालांकि उसके चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। ये शायद इसलिए क्योंकि उसने जो कहानी सुनी थी उसको जानकर उसे बुरा लग रहा था, लेकिन उसके लिए अब ये राहत की बात थी कि उसके पास उसकी अदिति थी। वो उससे कितना प्यार करती थी, इसका अंदाजा आज उसे लग गया था। उसे इस बात का एहसास था कि वो कई देर तक ड्राइव करके उसे इस जगह लेकर आई है जहां उसे पहाड़ दिखाई दे रहे थे। वो समझ गया था कि वो उसे कहीं दूर पहाड़ों में लेकर आई है, लेकिन कहाँ ये उसे पता नहीं था। लेकिन वो इस दौरान ये जरूर जान गया था कि वो उससे कितना प्यार करती है। यही सब सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू बह निकले। इधर जहां एक तरफ रुद्र और अदिति के बीच अब धीरे धीरे सब ठीक हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ नयनतारा अपने कमरे में परेशान बैठी थी। उसके पास कुछ देर पहले ही पुलिस इंस्पेक्टर रितेश का कॉल आया था। उसने वो सब बता दिया था जो अदिति ने उससे कहा था। यही वजह थी कि ये सब जानकर वो गुस्से में लाल हो गई थी। तभी माया अपने पति सुहास से कॉल पर बात करके अपनी माँ के रूम में आई। उसने जैसे ही देखा उसकी माँ के चेहरे पर 12 बजे हुए हैं, उसने झट से पूछ डाला, मॉम व्हाट हैपेंड विथ यू, आप अपसेट क्यों लग रही है? तो क्या जश्न मनाऊं मैं? उस कमीनी अदिति ने पता है रितेश को क्या जवाब दिया? क्या? माया ने पूछा। उसने उसे धमकाने के लिए कॉल किया। पहले तो सामने से वो बोली नहीं, उसके बाद इस दौरान नयनतारा ने सारी बात माया को बता दी। ये सब जानकर माया के भी गुस्से का कोई ठिकाना न रहा। उसने क्रोधित होकर कहा, उस हरामजादी की ये हिम्मत, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी मॉम। क्या कर लेगी तू? वो हमारे नाक के नीचे से रुद्र को अकेले लेकर चली गई और हमें भनक तक नहीं लगी। उस कमीने डॉक्टर ने ही उल्टा हमें धमका दिया और अब तो रुद्र को होश भी आ चुका है। उसे सब पता चल गया तो अब क्या होगा? नयनतारा के चेहरे पर अब मायूसी साफ झलक रही थी। वो काफी ज्यादा परेशान थी। तभी माया बोली, कुछ पता नहीं चलेगा, आखिर उसे कौन बताएगा कि ये सब हमने किया है। हाँ, पर अगर हमने अदिति को नहीं रोका तो दिक्कत होनी तय है। हम हमारे मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। नयनतारा परेशान होकर बोली। इस दौरान सिर्फ नयनतारा ही नहीं बल्कि माया को भी कोई आइडिया नहीं था कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे उन्हें सफलता हाथ लगे। हालांकि उस वक्त उन दोनों का चेहरा देखने लायक था। जिस तरह से अदिति ने रितेश को फटकार लगाई थी, उससे ये तो अब साबित हो गया था कि अगला प्लान वो बनाने से पहले कई देर तक दिमाग लगाएगी या फिर विराज कुछ करेगा। लेकिन इसके लिए उन्हें वक्त जरूर लगने वाला था, क्योंकि अदिति भी कच्ची खिलाड़ी नहीं थी। उसमें प्रोटेक्शन को लेकर एक मेल मनाली निकलने से पहले ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर और हिमाचल पुलिस कमिश्नर को कर दिया था। उसने इस दौरान सस्पेक्ट्स के रूप में नयनतारा और माया का नाम लिखवा दिया था। इसका मतलब ये था कि अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो फिर माया और नयनतारा का पकड़ा जाना तय था। हालांकि इसके बारे में अदिति ने पुलिस को माया और नयनतारा को पता लगने से साफ मना कर रखा था। खैर, जहां एक तरफ वे दोनों ही परेशान थे कि वहीं दूसरी तरफ अदिति किचन में खाना रेडी कर चुकी थी। उसने एक प्लेट में सारा खाना रखा और उसके बाद वो बेडरूम की तरफ बढ़ने ही वाली थी कि तभी
उसने अपने पीछे से आहट सुनी। वो पीछे की तरफ मुड़ी तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो गई। आप, अरे गिर जाओगे, मैं आती हूँ। उसने जैसे ही रुद्र को देखा, वो दरवाजे का सहारा लेकर उसकी तरफ बढ़ रहा था। अदिति के चेहरे पर खुशी के साथ उसके गिर जाने की टेंशन हो रही थी। वो दौड़कर उसको जल्दी से संभालती है। पागल हो गए हो क्या आप? क्या जरूरत थी इस तरह से बिना सहारे के आने की? चलिए अंदर चलिए, ठंड लग जाएगी। बाहर बहुत ठंड है, अदिति ने उसे डांटते हुए कहा। अब सुसु भी रूम में कर लूं क्या? हे भगवान, इसके बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं। चलो जल्दी से चलो। वो रुद्र को वॉशरूम की तरफ लेकर जाने लगी। इस दौरान उसका एक मन कर रहा था कि वो रोने लग जाए, लेकिन फिलहाल वो खुद को कमजोर नहीं दिखा सकती थी। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।